बलोचिस्तान के बाद केपी पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। पेशावर खुदकुश हमले में AIG मोहम्मद अशरफ शहीद। दहशतगर्दों के अहदाफ हाई वैल्यू अफसरान। सिक्योरिटी इदारों को भी हिकमत अमली तब्दील करना होगी। पाकिस्तान अपनी टांगों पर खड़ा होने लगा। मुल्क में पोलियो के मर्ज के खिलाफ जारी जंग में जीत करीब, लेकिन पोलियो फ्री होने तक सेहत के सिपाहियों को अपना काम करना होगा। और सेल सेल सेल, जुम्मे के बदलते रंग, कहीं ब्लैक, कहीं व्हाइट और कहीं ब्लेसेड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शम्सी। आज सुबह पेशावर के हयाताबाद इलाके में खुदकुश हमले में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे सीनियर तरीन पुलिस अफसर AIG अशरफ नूर शहीद हुए। अशरफ नूर का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। केपी पुलिस की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस अफसरान के अज़्म को इस बयान में दोहराया गया, ये कहकर कि चाहे सिपाही हो या इंस्पेक्टर जनरल, हर एहलकार अपनी जान का नजराना पेश करने को तैयार है। 2 रोज़ कबल ही दहशतगर्दों के खिलाफ DI खान में कार्रवाई के दौरान पाक फौज के अफसर मेजर इसाक फायरिंग के तबादले में भी शहीद हुए। ऐसे नुकसानात से इस बात का अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के सबसे काबिल पुलिस और फौज के एहलकार और अफसरान मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कितने ख़तरों से दो चार हैं। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% कमी पेश आई है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि जब इतना ख़तरा है और इत्तलात ये भी हैं कि AIG अशरफ नूर को धमकियाँ मौसूल हुई थी, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और फिर एक खुशखबरी, 3 साल पहले पाकिस्तान में 306 पोलियो के केसेस रूनुमा हुए थे, इस साल सिर्फ 5। पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क की जानिब जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल था ज़रूर, और हमने यही देखा कि जानें भी गईं और कुछ नुकसान भी उठाए। ताहम इस कामयाबी से ये भी ज़ाहिर होता है कि अगर सियासी विल हो, तमाम सिविलियन और अस्करी इदारों का ताउन हो, बैनुल-अक़वामी दबाव और वसाइल भी हों, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा तुर्बत में बलोच लड़की के पसंद दहशतगर्द तंजीम के हाथों मारे जाने वाले 15 लड़कों को बेदर्दी से मारा गया था, लेकिन एक लड़का खुद खुशकिस्मती से बच गया। हमारे नुमाइंदा फयाज राजा ने हैदर अली और उसके ख़ानदान से उन्हीं के गांव में बात की, ये जानने के लिए कि किस मजबूरी के तहत लोग कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर में जुम्मा तो जुम्मा होता है और सेल सेल, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। AIG अशरफ नूर के शहादत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पेशावर में अली अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब वक्त देने का। अली साहब, पहले तो बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे सीनियर तरीन पुलिस अफसर की इस तरह शहादत, खुदकुश हमला आवर के हाथों आना, ये कितना बड़ा धचका है? जी अंबर, जैसा कि आपने बात की कि सीनियर तरीन ऑफिसर है और IG के बाद AIG रैंक है उनका। ऐसे में जहाँ तक ये वाक़या अफसोसनाक है, उसके साथ साथ तशवीशनाक भी है। और तशवीशनाक इस सेंस में कि जहाँ तक अभी तक पुलिस का ये कहना है कि हमने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मतलब कंट्रोल किया दहशतगर्दों के, बल्कि फाटा की भी बात की जा रही है और उसके साथ साथ मलाकंड से फोर्स निकालने की भी बात की जा रही है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा धचका है पुलिस के लिए कि जो दावे किया जा रहा है कि अब मतलब जो हमने सिक्योर कर दिया, दहशतगर्दों को हमने कॉर्नर किया, और फिर जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं, इस पैमाने पर अफसरान को टारगेट किया जाता है, तो लाजमी बात है मोराल जो है वो एहलकारों और फोर्स का जो है वो डाउन होता है। और जहाँ तक अली साहब, जो हयाताबाद का इलाका है, नाजरीन की आगाही के लिए, ये कबायली इलाकों से ही मिलता जुलता है, मुंसलिक है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हयाताबाद जो है वो खैबर एजेंसी से जो है बिल्कुल बॉर्डर है।
और खैबर एजेंसी आपको पता है कि वो दहशतगर्दों का गढ़ रहा है और अब भी वहाँ पर मतलब ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो इस हवाले से ये जो है दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ इलाका है और सिर्फ एक दीवार की बात है। दीवार भी इस तरह है कि जिसमें कई जगहों पर रास्ते हैं और उसको हमने रिपोर्ट भी किया था कि ये इलाका जो है इसको मुकम्मल तौर पर सील करना चाहिए। तो इस हवाले से तो ये खैबर एजेंसी से जुड़ा हुआ है। ताहम है पोश एरिया, वहाँ पर जो हयाताबाद की अपनी सिक्योरिटी होती है वो भी होती है, इसके साथ साथ पुलिस की भी सिक्योरिटी होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जितने भी बड़े वाक़यात हुए हैं, जितने भी बड़े अफसरान को टारगेट किया गया है, तो वो हयाताबाद के अंदर जो है वो टारगेट उनको किया गया है। और इस हवाले से कई दफ़ा हमने हाईलाइट भी किया कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। ताहम आज भी ये वाक़या जो है एक पोश एरिया में हुआ और इसकी वजह ये है कि एआईजी साहब को कोई धमकियां मौसूल हुई थी, सिक्योरिटी इदारों को, इंटेलिजेंस इदारों को कुछ मालूमात हासिल थी इस हवाले से? बिल्कुल अंबर, सिर्फ अशरफ नूर साहब को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे अफसरान हैं पुलिस के, वो डीआईजी रैंक के हो, एसपी रैंक के हो, सबको जो है वो मुसलसल जो है वो थ्रेट्स है और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम उसके बावजूद जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि थ्रेट्स को मतलब उसको जो है हमने कैसे उससे निपटना है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और इस चक्कर में हम आला से आला अफसरान जो है वो पुलिस के हो, एफसी के हो, तो वो हमारे जो है टारगेट हो रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी बात मतलब जो मैं करना चाहूँगा कि ये जो वाक़या हयाताबाद का हुआ है, आपको पता होगा कि गुज़िश्ता साल भी एफसी के एक मेजर को टारगेट किया गया, जजेस को टारगेट किया गया। अब मसला ये है कि हमारे ऑफिसेज जो है वो शहर में है। शहर मीन मतलब हयाताबाद से 15-16 किलोमीटर दूर, और हमारे जो आला ऑफिसर्स हैं तो उनके जो रिहाइश है वो हयाताबाद में है। तो 15-16 किलोमीटर उनको आना पड़ रहा है, जिनको सिक्योर करना या अपने आप को महफूज रखना बड़ा मसला है। और इसी तरह और जो पैटर्न अभी तक क्या रहा है, जो पुलिस अफसरान या एफसी के जो अफसरान है, एहलकार हैं, उनको जब टारगेट किया जाता है किस तरह से, अगर वो तरीक़ाकार बता सकते हैं? बिल्कुल सेम पैटर्न अशरफ नूर साहब का जो वाक़या हुआ है, जो एफसी के मेजर को टारगेट किया था गुज़िश्ता साल हयाताबाद के अंदर, तो बिल्कुल यही टारगेट है कि जैसे ही मतलब वो घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो उनको मतलब पहले से जो खुदकश हमलावर होता है वो रास्ते में ही बैठा हुआ होता है और जाके मतलब जो किसी न किसी जगह पे उनको हिट करते हैं। अशरफ नूर साहब का वाक़या बिल्कुल जो गुज़िश्ता 3-4 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के बड़े बड़े, उसी पैटर्न पे जो है वो हुआ है। अशरफ नूर साहब जैसे ही घर से निकले हैं तो 5-6 मिनट बाद उनको ज़रगूनी मस्जिद के साथ जो है यू टर्न में एक मोटरसाइकिलिस्ट ने उसको जो टारगेट किया, और बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर जल गई और उसके अंदर अशरफ नूर साहब जो है वो शहीद हुए। तो पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही है और इसी पैटर्न से इन्हीं पुलिस ने निपटना है। ताहम अभी तक इनको कामयाबी जो है वो नहीं मिली। ये अलग बात है कि हम किसी भी जगह अली साहब कुछ जैसे ज़रा हैं उन्होंने मुझे बताया है कि एएसपीज़ की अक्सर वहाँ तबादला होता है, उनकी ड्यूटीज़ चेंज की जाती हैं क्योंकि हयाताबाद में वो उनको ख़तरा है। जी बिल्कुल, दीगर जगहों की निस्बत अगर एएसपी की ड्यूटी एक जगह पे 1 साल की होती है तो यहाँ पर ये महीने 2 महीने की बात होती है, उसको चेंज किया जाता है क्योंकि उनको टारगेट किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है ये अपने आने जाने में जो कि 15 मिनट 20 मिनट का गैप भी रखते हैं, ताहम उसके बावजूद जो है ये अपने आप को महफूज रखने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। 2 चीज़ें इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताऊं, पुलिस के मसले भी है, वसाइल की कमी है। इस वक्त हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखें तो आईजी साहब के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, दूसरा हमारे 3-4 आरपीओस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। एआईजी रैंक का अफसर हो और वो भी टारगेट पे हो तो उनकी सिक्योरिटी जो है, उनका बंदोबस्त करना जो है वो ज़रूरी है। और इसके बाद ये जो वाक़या हुआ है, इसके बाद मेरी आला अफसरान से बात हुई है तो वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी तशवीश का इज़हार कर रहे थे और सबका यही कहना है कि सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए इक़दामात उठाने चाहिए। अच्छा, तो अब अशरफ नूर साहब के बारे में बता सकते हैं उनका करियर? जी बिल्कुल, अशरफ नूर साहब ने तकरीबन 30 साल सर्विस की पुलिस के अंदर और पुलिस के अंदर वो डीआईजी स्पेशल ब्रांच भी रहे, एलीट फोर्स में भी रहे और वो
तकरीबन इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी DIG इन्वेस्टिगेशन भी रहे। उसके अंदर उन्होंने न सिर्फ मतलब निज़ाम को बेहतर बनाया बल्कि उन्होंने कई स्कूल जो है वो भी मुतारिफ कराए। और इस वक्त हमारे पास जो थे वो काफ़ी न सिर्फ प्रोफेशनल ऑफिसर थे बल्कि ईमानदार भी थे, जिनके वक्त अक्सर हम उनसे मुलाकात करते थे तो एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे जो बदकिस्मती से आज दहशतगर्दी का निशाना बने। अली अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का है। ब्रेक और ब्रेक के बाद पोलियो से पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होने लगा। पाकिस्तान में पोलियो का मर्ज ख़त्म होने के करीब इस साल सिर्फ 5 केसेस रिपोर्ट हुए। इस मर्ज के निजात से मुल्क को अभी तक कितना वक्त और मजीद लगेगा और हुकूमत इसके लिए क्या हिकमत अमली अपना रही है, इस पर बात करते हैं नेशनल पोलियो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राना सफ्तर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने का। पहले तो डॉक्टर साहब, नाजरीन को बताने के लिए कि पाकिस्तान पहले 5 साल पहले कहाँ था और अब कहाँ है। जी बहुत शुक्रिया अंबर इस अहम मौजू पर बात करने का। दरअसल देखा जाए तो जब से हमने इज्तिमाई कोशिशें पोलियो एरेडिकेशन के लिए शुरू की हैं, जिसमें अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, 1994 में पाकिस्तान ने अपनी ये काविशों का आगाज़ किया था। उस वक़्त हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हर साल 20,000 बच्चे जो हैं वो सालाना या तो इस बीमारी की वजह से मुस्तकिल माजूर हो जाते थे और या बदकिस्मती से अपनी ज़िंदगी खो बैठते थे। और इसमें हमारी कोशिशों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हुई और फिर जो 2005 से 2006 के करीब जो है वो हम इन केसेस को काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद एक बदकिस्मती से जो बसीयत कौम हमें एक मसले का सामना करना पड़ा, जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल नमूदार हुई, जो उस वक़्त बैनुल-अक़वामी जो सियासत के जो असरात थे उसके नतीजे में हमें बसीयत कौम। आपका इशारा यकीनन 2011 में जो उसामा बिन लादेन को कैंपेन थी उसको पकड़ने की, उस हवाले से है। जी उससे भी पहले देखा जाए तो जब से ये हमारे अफ़गानिस्तान की में ट्रबल स्टार्ट हुई और वहाँ पे ऑपरेशंस स्टार्ट हुए तो उसकी वजह से जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे उसमें हमारी तरफ भी मिलिटेंसी में भी इजाफा हुआ और उसके साथ साथ जो ओवरऑल मजमूई हमारे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल थी उसमें हमें बड़े ख़ुसूसी मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम को बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तान के ऐसे हिस्से थे जहाँ पे कि हमारे जो वल्नरेबल चिल्ड्रन बच्चे मौजूद थे लेकिन हम उन वसीयत प्रोग्राम के अपनी वैक्सीन नहीं पहुँचा पा रहे थे और ये सूरत हाल हमें दरपेश रही 2014 तक। और जैसा कि हम आपको याद होगा 2014 में हमारे मुल्क में 306 केसेस रिपोर्ट हुए और प्रैक्टिकली हमारे तमाम सूबों में और ख़ास तौर पे कबायली इलाका जात में हमें मुसलसल सारा साल जो हैं वो केसेस मिलते रहे। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उस वक़्त तकरीबन 6 लाख से ज़ायद ऐसे बच्चे थे जिनको हमारे वैक्सीनेटर्स, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स अपनी मुहिम के दौरान में वैक्सीन मुहैया नहीं कर पा रहे थे। और हम दुनिया में उन आखिरी 3 ममालिक में से एक थे जहां पोलियो मर्ज जो था वो पाया जा रहा था, एंडेमिक है। जी बिल्कुल, आज भी अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया के 3 ऐसे ममालिक हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया, जिसमें कि अभी तक पोलियो का वायरस वो मौजूद है। जैसा कि अभी आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो पिछले हमारे 2 साल की काविशें हैं उसके नतीजे में हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 2014 में जब 306 केसेस हमारे पास हुए थे उसके बाद हमने अपनी तमाम वसीयत तमाम कौम ने मिल के इसके ख़िलाफ़ एक अपनी जिहाद का फ़ैसला किया और उसमें जो सबसे अहम जो उस वक़्त इक़दामात लिए गए वो हमारे कौमी सतह पे और तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में
एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स का क़याम था, जिसकी में कि हमने गवर्नमेंट के जो हमारे सीनियर और अच्छी वेल रिप्यूटेड कॉम्पिटेंट जो ऑफिसर्स थे उनको हमने लीडरशिप के लिए मुंतखब किया, और अपने हमारे जितने भी पोलियो के हमारे पार्टनर्स थे उनको हमने अंडर वन रूफ एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के चीज़ों को प्लान कर सकें, उनको इकट्ठे तरीके से उसको मुश्तरका तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और फिर उससे जो नताइज हमें मिलते हैं उनको भी तेज़ी से देखा जाए, उससे सबक हासिल किए जाएँ, और उसके नतीजे में हमारे केसेस में हमें डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि जो मैं जानना चाह रही हूँ कि कुछ इलाके पाकिस्तान में ज़्यादा वनरेबल थे, जिसमें जैसे आपने कहा कबायली इलाके जहाँ बच्चों तक रसाई नहीं थी मिलिटेंसी की वजह से, लेकिन और मज़ीद कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको खुसूसी तौर पर टारगेट किया गया या ज़्यादा तवज्जो दी गई? जी, असल में जो हमने 2015 के अवाइल में जो पहला अहम काम ये किया कि पूरे पाकिस्तान को हमने साइंटिफिकली उस वक़्त वायरस के जो रिस्क मौजूद था उसके हवाले से पाकिस्तान को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और उसमें जो हमारी कैटेगरी 1 थी उसमें मैक्सिमम रिस्क था, जिसमें हमारे खैबर पेशावर का इलाका था जिसमें इसको हम एक कोर रेजरवायर कहते थे, जहाँ पे के वायरस साल से ना सिर्फ मौजूद था बल्कि बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों को भी वो मुसलसल इन्फेक्ट कर रहा था। इसके अलावा जो दूसरा हमारा मेजर कोर रेजरवायर था वो कराची था। कराची की जो शहर की जो पॉपुलेशन है उसका साइज़, उसके अंदर जो जितनी बच्चों की जिस तादाद में बच्चे नए पैदा होते हैं, उसके अलावा चूँकि एक ये हमारे मुल्क का माशी हब होने की वजह से इसमें मुसलसल जो बाहर से दूसरे लोगों की आमद रहती है, उस हवाले से इसके में बहुत रिस्क था। और तीसरा जो हमारा कोर रिजर्वायर था वो कोयटा ब्लॉक का इलाका था, जिसमें हमारे अजला कोयटा, पिशीन और किला अब्दुल्ला शामिल हैं। इनमें मैक्सिमम रिस्क हमें मिला साइंटिफिकली हमारी असेसमेंट पे, और यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा अपनी कोशिशों को का मरकज़ इन 3 इलाकों को बनाया, और उसके नतीजे में हमें कामयाबी मिलना शुरू हो गई। अच्छा, एक और अहम पहलू इसमें ये भी है कि जो वालिदैन मना करते थे पोलियो की वैक्सीन अपने बच्चों को पिलाने से, तो उसकी भी शरह कम की गई है, और ये किस तरह से की गई है? जी, बेशक 2014 तक अगर देखा जाए तो हमारे एक जो आम पाकिस्तानी था वो इस प्रोग्राम को एक अपनी ज़रूरत महसूस नहीं करता था, और उसकी वजह ये थी कि जो गवर्नमेंट की जिस तरह की विजिबिलिटी होनी चाहिए, जिस तरह उसको वाज़े तौर पे मुख्तलिफ अपने जो सर्विस डिलीवरी है उसमें सामने अपना चेहरा लेके लोगों के सामने जाना चाहिए, उसमें थोड़ी कुछ खामियां मौजूद थी। और जब कुछ गलत फहमियाँ भी थी, वालिदैन को गलत फहमियाँ भी थी कि अगर वैक्सीन पिया जाए तो उससे जो मनफी असरात बच्चों पे पड़ सकते हैं, ये भी प्रोपेगेंडा जो फैला हुआ था। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, और बदकिस्मती से ये प्रोपेगेंडा एक तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि इसकी हैसियत, इसकी जो हकीकत है उससे आगाह नहीं है, इस वजह से फैलाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनको पता है कि ये एक वैक्सीन जो है ये एक बेज़रर चीज़ है, ये बच्चों को फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन वो अपने कोई ख़ास मकासद की वजह से वो इस जो है मनफी प्रोपेगेंडा को मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से प्रोग्राम के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा होती थी। हमने इसको काउंटर करने के लिए लोगों के साथ अपने राब्ते को बढ़ाया, लोगों को इस वैक्सीन की अफादियत, इसके अलावा जो हम बार बार हमारे वर्कर्स उनके पास हर महीने जाते हैं और उनके बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, उस हवाले से उनके जहन में जितने सवालात थे उन सवालात को हमने एड्रेस करने की कोशिश की। जिस किस्म के खदशात उनके जहनों में मौजूद थे, अगर वो वैक्सीन से मुतल्लक थे, तो हमने उस वैक्सीन के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हमने इस्तेमाल किया। अगर वो मजहबी नौइयत की कोई चीज़ थी तो उसमें हमारे उलमा ने हमारी मदद की, और इस तरीके से जो आप अभी मिलकर ये एक मुश्तरका कोशिश थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब 5 इस साल मेरे ख्याल में रूनुमा हुए हैं केसेस पोलियो के,
तो अब पाकिस्तान को पोलियो फ्री करार दिए जाने में क्या कुछ करना है और कब तक हो सकता है, मुमकिन है? जी, जहाँ एक तरफ हमें जो ये पोलियो केसेस में तेज़ी से कमी जो है उसके ऊपर हम सब जो है वो हमें बहुत हमारी हिम्मत अफजाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जहन में ये रखने की ज़रूरत है कि हम बेसिकली जो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें ज़ीरो पोलियो अचीव करना है। और इसमें ज़ीरो पोलियो का मतलब ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ केसेस आना बंद हो जाएं, बल्कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो सीवरेज वाटर है, उसमें भी वायरस मौजूद ना रहे। अभी जैसा कि आपने शेयर किया नाजरीन के साथ, हमारे केसेस में वाज़े कमी आई है, लेकिन इसके अलावा अभी हमारे जो कोर रिजर्वायर हैं कराची के, उसके अलावा जो हमारा कोयटा का जो कोर रिजर्वायर है, ख़ासतौर पे किला अब्दुल्ला का इलाका, वहाँ के सीवरेज से भी हमें वायरस जो है वो मिल रहा है। इसलिए हमें अब इतने हम अपनी मंजिल के करीब हैं। इसी तरह हंगामी बुनियादों पर काम करते रहना होगा अगले कितने साल तक, क्योंकि बस वक्त काफ़ी थोड़ा है। जी, इसमें इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हमारी चीज़ें मूव कर रही हैं, और ख़ास तौर पे अभी हमने जो लेटेस्ट अपने बच्चों का इम्यूनिटी सर्वे किया है, जिसके अंदर हमने जो हमारी यही वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, इनमें बच्चों की इम्यूनिटी को डायरेक्टली उनके खून के नमूना जात में हमने मैयर किया है, वो उसके रिजल्ट इंतहाई हौसला अफजा हैं। और इस तरह से अगर ये हमारी कोशिशें जारी रहीं तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमारा ये कैंपेन सीज़न जो कि अब से जारी है और मई 2018 तक चलेगा, इसी के दौरान में इंशाल्लाह ताला वायरस जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना सफ्दर, हमें वक्त देने का लिए। छोटी सी अब ब्रेक। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में मारे जाने वाले यूरोप जाना चाह रहे थे या उनको सीपेक पर काम करने के लिए बुलाया गया था? मसला मगर रोज़गार का ही था। वाक़े में खुशकिस्मती से ज़िंदा बच जाने वाले हैदर अली और उसके अहल खाना से इस हवाले से न्यूज़ वॉइस की टीम ने सियालकोट जाकर बात की। आइए अपने नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा की ज़ुबानी जानते हैं वो हालात जिनके बायस हैदर अली इन हालात को पहुँचा। सियालकोट के गांव जेठिकी में जिंदगानी के स्टेज पर फनकारों की परफॉर्मेंस जारी है। जिंदगी के ड्रामे में मौत के आखिरी सीन से बच निकलने वाला हैदर अली तुर्बत के होलनाक वाक़े को डरावना ख्वाब समझकर भूलना चाहता है, मगर आए रोज गाँव में मीडिया टीमों की आमद उसे मसरूफ रखती है। जिला सियालकोट की तहसील समड़ियाल और तहसील समड़ियाल का गाँव जेठिकी ये वो गाँव है जिससे ताल्लुक़ रखता है हैदर अली, जो कि तुर्बत के जो अलमनाक सानिया था वहाँ से खुशकिस्मती से अपनी जो जान है वो बचाने में कामयाब हुआ और अपने घर जो है वो वापस पहुँचा। हम इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ये तंगो तारीख गली, ये रास्ता उसके घर की जानिब जाता है। आइए उससे बात करते हैं। जी, ये हैदर अली का घर है, 2 कमरों पर मुश्तमिल, और उसके घर में इस वक्त हम जो है वो मौजूद हैं और हैदर अली और उनके अहले खाना जो हैं वो यहाँ बैठे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या मामला था, वो क्या वजूहत थी जिसकी बिना पर जो है वो हैदर अली ने घर छोड़ा। हैदर, तुसी ये दसो सानू कि की ऐसी वजह सी कि जिसते बायस तुसी ये फैसला किया कि तुसी करो जो है मतलब जाओगे और बाहर जड़ा तुसी जाना है, तुसी लोगों ते एतबार भी कर लेता है, दी केड़ी मजबूरी सी? डी मजबूरी हुन बोरी सब्जी बेचते ने, कदी दिहाड़ी लगदी है कदी नहीं लगदी, घर भी किराए ते किराया देना हुंदा है, फिर नाल दा रोटी छोटी, फिर सारा कुछ नाल दा बंदा की करे। फिर मजबूरी सी इस वास्ते गए सन, चलो छोटे छोटे भरा ने, मैं तो नहीं पढ़िया, चलो ऐ पढ़ जान, नाले इस वास्ते गए सन। अच्छा, तो ये जो तुहाडे ज़हन च ख्याल आया तो फिर तुसी उस तो बाद की सोचा, राबता किवें होया, तुसी किन्ने बंदे सो, किन्ने कोई तुसी पैसे दिते, किस तरह तू निकले, जरा तफसील नाल दसो। 3 मुंडे सा, तिन्ना कट्ठियां राबता कीता, कट्ठे गए हैं पिंडों की नाल ही ते मेरी गल होई सी कि नाल दा एजेंट नाल आंदा सी उत्थे जाके कमा के पैसे देने ने। मैं चलो थोड़े थोड़े उत्थे जा कमा के दे दांगे, नाल थोड़े थोड़े घर भेज दांगे। किस तरह तुहाडी गल होई सी एजेंट नाल? की नाम सी उहदा, किस तरह उधर राबता किस तरह होया? अख्तर नाम एजेंट दा, ते इत्थे आया सी पिंड ही आया सी, इत्थे ही गल होई सी। अच्छा, ते तुसी किन्ने बंदे से जदों अख्तर नाल गल होई? 3। अच्छा, फिर उस तो बाद की होया?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਕੋਇਟਾ ਗਏ ਆ, ਕੋਇਟੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਪੰਜੂਰ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ 2 ਡਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, 2 ਡਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਲਾ ਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਾਂਡੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੱਭਿਆ ਦੌੜ। ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਮੁੰਡੇ ਸੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਏ? ਦੌੜਦਾ ਆਈ ਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਡਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਦਾ ਆਈ ਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਚਾਲ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਪੰਜੂਰੂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਵੇਟੇ ਦੀਆਂ। ਕੁਵੇਟੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਵੇਟੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ? ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ 'ਚ? 11-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ 11-12 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਝ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜੂਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ, ਪੂਰੀ ਖਾਣਾ ਅੱਧੀ ਖਾ लो बेहतर है। तो पाकिस्तान की मेहनत कर लो बेहतर है। हैदर अली का ये कहना है कि पाकिस्तान में आधी खा ले पूरी ना खाए, लेकिन यहीं जो है वो पाकिस्तान में रहे। उसके अहले खाना भी हैदर अली के हमारे साथ मौजूद हैं, वालिद हैं, मोहम्मद असलम जो है वो इनका नाम है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम सलाम। की तुसी करदे हो ते किन्नी तुहाडी फैमिली है, बच्चे की कुछ करदे ने? मेरी फैमिली असे 9 जीआं घर दे, 5 पुत्तर ने, 2 धीआं ने। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਇਤਲਾ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ है कि जिदा माजिद नाम है ना, उसकी अम्मी को फ़ोन आया था जेंट का, उसी वक्त आ गया था। लेकिन हमको तो जब शामी रेडी लेके आया हूँ उस टाइम पता चला। उस टाइम भी उसने नहीं बताया। उधर से फ़ोन आया जो जिनके साथ बच्चे थे, उन्होंने कहा भैया आपके बच्चे बिल्कुल सही सलामत है और महफूज हैं। तो हमने शुक्र किया कि शुक्र है ये अल्लाह कि हमारे बच्चे महफूज हैं। लेकिन इतना नहीं था कि असी बच्चे जाके तो लै आइए या पता कर लीए। उस 2-3 दफ़ा उन्होंने गल कराई है उस बंदे ने। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। साढ़े पाकिस्तानी मुसलमान लोग ना ही है। वालिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ जो है वो हैदर अली की वालदा भी जो है वो मौजूद हैं। वालदा से भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये तुसी दसो कि मां दा जिहड़ा रिश्ता है उहदा कोई जोड़ नहीं, उहदा कोई नमल बदल नहीं है, ते तुसी ये दसो कि तुहाडे जी ने, तुहाडे दिल ने किस तरह ये गल बर्दाश्त की कि हैदर अली जिहड़ा इत्थों चला जाए?
माँ कोई नहीं ऐसी चाहती ये बच्चा बाहर जाए, इस तरह जाए। बेटा ठहर जाओ, मैं देती हूँ पैसे। फिर ताड़े जाने किस तरह इन्हें ताड़े को इजाज़त मंगी? इन्हें इजाज़त मंगी, फिर मैं इन्हें क्या खुशी ना प्यार देंगी तां चला जाएगा, ना देंगी तां असी जाना है। इसे किन्ना कुछ मजबूरी दे हालात असी कटांगे, बाहर जावांगे तो चलो असी कुछ इन्हां दा खान पीन लापांगे। इत्थे पाकिस्तान च कदी दिहाड़ी लगदी कदी नहीं लगदी। जेह्ड़े बच्चे पढ़े ने उन्हां नूं ते फैक्ट्री रखदे ने, जेह्ड़े बच्चे नहीं ना पढ़े उन्हां नूं फैक्ट्री वाले भी नहीं इत्थे रखदे, आंदे ने 12 पढ़े होगे तो रखांगे। जेह्ड़े फिर बच्चे मजदूरदार ने फिर इन्हां की करना पाकिस्तान च? ये फिर बच्चे आप ही खुद सोच के फ़ैसला लेंदे ने। मेरी तो सब माओं से अपील है, कोई बच्चों को ऐसे ना भेजें। जो बच्चे बच्चों से भी अपील है पाकिस्तान पूरे बच्चों से, वो अपनी माओं को ऐसा दुख ना दिखाएं। जो माजिद दुनिया से चला गया है अबू बकर, वो भी इसके 200 से आज उनका गम लेके मैं खुद रो रही हूँ। हमारा पूरा गांव रो रहा है। इस बात की गांव को खुशी भी है, मुझे भी है, पर उन बच्चों का गम मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे रोन आता है। मैं रात को सोती भी नहीं, फिर नींद की गोली लेती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर सोती हूँ। नींद नहीं आती इस परेशानी से। अच्छा, ये आप बताएं कि ये जो 11 दिन इसने आपके बगैर गुजारे, आप का इस दौरान इससे जो है वो राब्ता नहीं था। जब पहली दफ़ा आपको जब ये सारी चीज़ें पता चली तो कैसे फिर राब्ता कैसे आपका हुआ? उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ दुआ ਮੰਗੀਆਂ। पहले भी माँ हर माँ दुआ मांगती है, हर बेटे वास्ते भी। मैंने पूरी माँ के बेटों के लिए दुआ मांगी, मसले पे ना उठी, रो रो के अपने खुदा से इल्तिजा की, अल्लाह जो मेरा बेटा किसी से बच गया है, खुदा करे वो कोई फरिश्ता ही होवे जिसके हाथ में है, अल्लाह से वापस ला दे, मेरे सामने आ जाए। कुछ उस इलाके के हालात मुझे आके बताएगा, मैं कैसे बचाऊँ। इसी तरफ मैं तड़पती रही, रोती रही, अल्लाह से इल्तिजा करती रही, अल्लाह मेरा बेटा मुझे मिला दे। तो सब माओं से अपील है वो ऐसे ना जाए। शहबाज शरीफ से मेरी अपील है वो बच्चों को पाकिस्तान में रोज़गार दे। जो बच्चे ऐसे जलील गुर्बत गरीबी से बाहर जाते वो कभी ऐसा ना जाएँ, उनकी मदद करे। वो बाई एयर जाएँ, वो बाई एयर से अपनी मामों से मिले और जाएँ घर से। भाई आपका शुक्रिया, आप हमारे पाकिस्तान हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए हैं। अल्लाह आपको सलामती दे। माँ तो दुआ देती है पूरे पाकिस्तान को, कोई पाकिस्तान का बच्चा ऐसा ना हो। आप भी हमारी मदद के लिए टुरी, अल्लाह पर सलामती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। हमने हैदर अली और उसके अहले खाना से बात की, वाले से भी बात की, वालदा से भी बात की, और हमने ये जानने की कोशिश की, खोज लगाने की कोशिश की कि सानिया तुरबत जिसके नतीजे में 15 कीमती जानें जो हैं वो चली गईं, उस साने में खुशकिस्मती से जो है वो हैदर अली बच गया और आज अपने वालिदैन के पास है। हमने ये खोज लगाने की कोशिश की कि लोग जो हैं वो क्यों बाहर जाना चाहते हैं गैर कानूनी तरीके से, क्या वो हालात होते हैं। हैदर अली ने हमें बताया कि घरेलू मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से वो इस बात पे मजबूर हुआ। वालिदैन का भी उसका यही कहना है, उन्होंने हुकूमत से ये अपील की है कि इस किस्म के एजेंट जो कि सब्ज़ बाग दिखाते हैं नौजवानों को, उनसे जो है वो पीछा छुड़ाया जाए नौजवान नस्ल का। और हुकूमत से ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ से इनकी वालदा ने भी अपील की है कि नौजवानों को मुल्क के अंदर जो है वो रोज़गार मुहैया किया जाए उनके लिए, ताकि वो अपने जो घर के हालात हैं वो बेहतर कर सकें और इस किस्म का कोई भी जो स्टेप है जो बाद में उनके वालिदैन को परेशानी में मुब्तला करे उससे वो बच सकें। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला हैदर अली इस उम्मीद के साथ बाहर जाना चाहता था कि वो अपना और अपने खानदान का मुस्तकबिल बेहतर बना सकेगा। मुल्क की सरहद पार करने की कोशिश में मौत की सरहद से वापस लौटने वाला ये नौजवान अब अपने गांव में ही घर वालों की रोजी रोटी ढूंढता है। गुजरात और सियालकोट के दरमियान वाक़े तहसील समड़ियाल के लोगों की जिंदगी का दारोमदार ज्यादातर ज़राअत पर है। तहम रोजगार के मौके कम होने के बायस इस गांव के लोग बैरून मुल्क जाने को भी तरजीह देते हैं। कैमरामैन मुमताज हुसैन के साथ फयाज राजा, डॉन न्यूज़, जेठी के सियालकोट। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ब्लैक फ्राइडे मनाया गया और बाजारों में खरीदारों की गहमा गहमी रही, लेकिन पाकिस्तान में ये दिन तनाज़ात का शिकार रहा। कोई इस दिन के नाम से तो कुछ लोग इस दिन को सिरे से मनाने के ही हक में नहीं। ब्लैक फ्राइडे जिसका आगाज अमेरिका में हुआ, हर साल नवंबर के चौथे जुमे और यौम शुक्राना यानी थैंक्सगिविंग के अगले दिन मनाया जाता है।
मगरबी मुमालिक में ब्लैक फ्राइडे क्रिसमस की खरीदारी का पहला दिन भी तस्वर किया जाता है, इसलिए अशिया पर खास रियायत दी जाती है और लोगों की बड़ी तादाद इस सेल की मुंतजिर होती है। गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तान में भी इस रोज बड़े पैमाने पर हर तरह की मसनूआत की सेल लगाई जाती है। तहम पाकिस्तान में इस दिन को ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाने पर तनाज़ा चल पड़ा है। बाज़ मजहबी हलकों का एतराज है कि इतने फजाइल वाले दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम देना नहायत नामुनासिब बात है। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इस नाम पर शदीद एतराज के बाद ब्लैक फ्राइडे के पाकिस्तान में अलग अलग नाम देखने में आ रहे हैं। कोई ब्रांड इसे व्हाइट फ्राइडे कह रहा है तो किसी ने ब्लेस्ड फ्राइडे के नाम से सेल लगाई। जिसकी इन नामों से तसल्ली ना हुई उसने स्पेशल फ्राइडे का नाम दे दिया। कुछ ने एतराज दूर करने के लिए इस पर गुड फ्राइडे का टैग लगा दिया। तहम डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ब्रांड्स ने हर हाल में और हर नाम से सेल लगाई और शॉपिंग के मतवालों ने दोनों हाथों से इस लूट सेल के समरात समेटे। इस दिन से फायदा उठाने वालों का ख्याल है कि महदूद आमदनी वाले अफराद इस सेल की वजह से वो अशिया खरीद सकते हैं जो आम दिनों में उनकी कुव्वत खरीद से बाहर होती हैं और इस दिन को मजहबी रंग देने वाले रमजान और ईद के मौके पर अशिया की कीमतें दुगनी होने के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर जोर दें। आप हमें बताएं कि फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे होना चाहिए, वाइट फ्राइडे होना चाहिए या ब्लेसड फ्राइडे होना चाहिए, और अपनी राय हमें दें हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर। न्यूज़ का वक्त तो अब ख़त्म हुआ है और मुझे अब इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले देखिए हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। खुदा हाफिज़।